कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है गर्भावस्था की असामान्यताएँ। कहने का मतलब गर्भावस्था के दौरान कौन सी जटिलताएँ होती हैं, कौन सी समस्या होती है, कौन सी प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का मैंने पार्ट 1 भी बनाया है, तो हमारी मुख्य ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आपको सारे वीडियो अवेलेबल हैं। आप उसको पार्ट वाइज पढ़ सकते हैं, अच्छे नोट बनाकर आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस गर्भावस्था की जटिलताएँ हैं उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना रखा है। 24 पार्ट है। पार्ट नंबर 24 से आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। उसको आप पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको पढ़ लेंगे तो सारा कवर अप हो जाएगा, आपको ज़्यादा याद रहेगा। आप उसको अच्छे नोट्स बना लीजिए। देखो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है, जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो कम है। तो आप इसमें क्या है, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें अच्छा करें और जॉब ले लें। ठीक है, अब आते हैं अपने वापस टॉपिक पर। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर कि गर्भावस्था के दौरान जो लेडीज़ में प्रॉब्लम होती है, जो हमारी गर्भवती महिलाएं माताएं होती हैं, उनको क्या होता है, कौन सी प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले दी कब्ज संबंधी प्रॉब्लम। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई माँ है, कोई गर्भवती महिला है, तो उसको कब्ज संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के टाइम पे, गर्भावस्था के समय पर उसको कब्ज प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये एक देखने को बड़ा इशू मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं सामान्यतः कब्ज से पीड़ित रहती हैं। इसके कुछ सामान्य उपचार साधन निम्नलिखित हैं। क्या है, 1-2 गिलास जूस सहित कम से कम 8 गिलास पानी पिएं। कहने का मतलब अगर उनको कब्ज संबंधी प्रॉब्लम हो रही है तो ये जूस लें या किसी फल का जूस ले लें, या कम से कम दिन भर में 8 गिलास पानी पिएं। ठीक है, इनसे क्या होगा, उनका कब्ज संबंधी प्रॉब्लम होगी वो दूर होगी। क्योंकि अगर कब्ज संबंधी प्रॉब्लम होगा तो उनको खाना नहीं पचेगा, जब खाना नहीं पचेगा तो शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, जब शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी तो उनका जो गर्भ में पल रहा बेबी होता है उसका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर माँ स्वस्थ रहेगी तो उसका जो बच्चा है, नवजात शिशु है जो गर्भाशय में है, वो भी सही से रहेगा, उसका सही से भी अच्छा विकास होगा। अगर माँ का हालत जो क्रिटिकल है, कहने में माँ स्वस्थ नहीं है, तो उसका बेबी भी स्वस्थ नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। फिर अपने भोजन में अनाज और फाइबर वाले फलों और सब्जियों को अधिक मात्रा में शामिल करें। कहने मतलब ऐसे हम भोज्य पदार्थ लें, जो संतुलित आहार लें, जिसमें क्या होगा, उच्च मात्रा में फाइबर और प्रोटीन वगैरह जो अच्छे से मिले। ठीक है, इसमें हमको क्या लेना है, इसे अनाज बोला गया फाइबर वाले, तो वहाँ पर सोयाबीन ले सकते हैं, फल से ले सकते हैं, अच्छी सी दालें खा सकते हैं, पनीर वगैरह खा सकते हैं, और फलें और सब्जियों का भी बहुत योगदान रहता है। और जो हरी सब्जियाँ होती हैं, इनसे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। फिर नियमित व्यायाम करना चाहिए, सैर करना चाहिए, टहलना चाहिए, अच्छी शैली, इससे पेट साफ रखने में सहायता। कहने मतलब एक्सरसाइज जब करेंगे तो आपका जो खाना होगा अच्छे से पचेगा, जब अच्छे से पचेगा तो आपको अच्छी ऊर्जा मिलेगी, तो आपका विकास भी होगा, आपके साथ साथ आपके बच्चे का भी विकास होगा। ऐसा कुछ देखने को मिलता है। फिर है नेक्स्ट हमारा सामान्य उपचार के बाद यदि किसी समस्या का निवारण न हो तो डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा पेट संबंधी या पाचन संबंधी कोई बीमारी हो रही है और आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, आप नियरेस्ट डॉक्टर से जाकर संपर्क करिए और उनसे उचित सलाह लेकर आप दवाई वगैरह ले सकते हैं, ये भी कहा गया है। फिर हम देखते हैं दांत व मसूड़ों संबंधी बीमारी है। गर्भावस्था के दौरान दांतों व मसूड़ों में प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि दांत और मसूड़ों में क्या प्रॉब्लम होती है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो महिला माताएँ होती हैं उनमें दांत जो होते हैं उनके सड़ने लगते हैं, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, ये भी एक देखने को मिलता है, एक प्रकार की समस्या है। इसमें क्या है, गर्भावस्था में गर्भड़ी के दांतों व मसूड़ों संबंधी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। कहने मतलब जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उस टाइम उनके दांतों में सड़न या दांत में दर्द या मसूड़ों में दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है, ऐसा देखने को मिला है। इसका प्रमुख कारण है कैल्शियम का अभाव होना। जब शरीर में कैल्शियम का अभाव होता है, शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, तो वहाँ पर क्या होगा, दांत में कमज़ोर होगा, आपकी हड्डी भी बोन भी कमज़ोर हो जाएंगी, क्योंकि हड्डी भी बनी होती है कैल्शियम से। तो आप उचित मात्रा में दूध का सेवन करिए, पनीर खाइए, सोयाबीन खाइए, प्रोटीन युक्त भोजन लीजिए, कार्बोहाइड्रेट वैसा ये सब चीज़ें आप लेना, जिससे क्या होगा, आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी और आपके साथ साथ आपके बच्चे का भी विकास होगा। फिर ऐसी अवस्था में कई स्त्रियां मिट्टी, राख और चाक खाने लगती हैं, जो कि अनुचित है। कहने मतलब है, कभी कभी आपने देखा होगा जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको कभी कभी चाक खाना स्टार्ट कर दी हैं, मिट्टी का दिया खाना स्टार्ट कर देती हैं। मैंने देखा भी, ऑब्जर्व किया है कि एक लोग मिट्टी की दिया खा रहे हैं, जो दीपावली में दिया जलाया जाता है, जिसमें तेल भर के दिया जलाते हैं, उसको मैंने खाते देखा है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों खाती हो, तो बोलती कि मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा है। मिट्टी कब खाएंगी तो आपका जब मिट्टी के साथ लीवर में जाएगा, मिट्टी जाएगी लीवर में, तो वहाँ क्या होगा, पाचन नहीं सही पे हो पाएगा भोजन का। जब भोजन का सही से पाचन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, आपके शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, जब ऊर्जा नहीं मिल पाएगी तो आपके बेबी का विकास नहीं होगा। आप देखो चीज़ों को आप लिंक करते चलिए, रिलेट करते चलिए, जिससे आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेंगी। फिर है गर्भावस्था में दांत विकार से निवृत्त होने के लिए
सुबह व रात्रि के समय ब्रश करना चाहिए तथा फिटकरी के पानी में घोल के कुल्ले करना चाहिए। कहने मतलब अगर आपके दांतों में दर्द है, आपके दांत से खून आ रहा है या ब्लड आ रहा है या मसूड़ों में सूजन है, तो क्या करना चाहिए? आपको सुबह भी ब्रश करना है, शाम को भी ब्रश करना है। अगर आप सोते से पहले आप फिटकरी का कुल्ला कर लेंगे तो आपके बहुत फ़ायदेमंद रहता है, ऐसा देखने को मिला है। फिर हम रात देखेंगे नेक्स्ट क्या है, कौन सी प्रॉब्लम होती है गर्भवती महिलाओं की। जो यहाँ पर है मिचली या वमन, एक प्रकार की उल्टी जो होती है, कभी कभी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको उल्टी की एक मेन प्रॉब्लम रहती है, उल्टी या मिचली आना। ठीक है, ये ज़्यादातर उनको देखने को मिलता है कि हाँ उनको उल्टी आ रही है, उनको मिचलन आ रही है। तो ऐसे क्या है, गर्भवती महिलाओं का जी मिचलाना, उबकाई आना, वोमिटिंग होना एक आम बात है। देखो कभी कभी गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनको मॉर्निंग में उल्टी आती है, उनका मन करता है कि हाँ भी उल्टी हो जाएगी, उनका जी मिचलाता रहता है, मिचली आती रहती है। ठीक है, तो ऐसी समस्या कहाँ मिलती है? ऐसे समय प्रायः सुबह के समय देखने को मिलती है। यह समस्या सुबह के समय देखने को मिलती है। इस अवस्था में गर्भिणी को प्रातः काल भुने चने तथा बिस्कुट आदि का सेवन करना चाहिए। अगर इस समस्या से निजात पाना है, उल्टी से बचना है, ओमन से बचना है, तो क्या करना चाहिए? जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको सुबह उठ के चना खा लें, ठीक है, भुने चना, और ये बिस्कुट का सेवन करने से क्या होगा, उनको उल्टी जैसे संबंधी बीमारियाँ नहीं हो पाएंगी और उनसे बच जाएंगे। फिर अगर और इसमें क्या है, नींबू की शिकंजी से इसमें विशेष लाभ होता है। कहने मतलब नींबू की शिकंजी बनाकर पीने से बहुत फ़ायदा मिलता है। ठीक है, शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। आप मान लो आपको उल्टी हो गई और उल्टी में क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। तो आप शरीर में जब पानी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा, आपको तमाम प्रकार की बीमारियाँ होंगी। इसीलिए बोला गया है कि आप क्या है, पानी ज़्यादा पिएँ। पानी ज़्यादा पिएंगे तो अगर उल्टी हो भी गई तो आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने पाएगी। ठीक है, ऐसे आपको इससे बचना है। 8 सप्ताह बाद भी अगर समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। कहने का मतलब 8 सप्ताह का अगर प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको ऐसी दिक्कत है, आप बार बार उल्टी हो रही है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेना और उचित राय लेकर उसको निजात पाना है। फिर नेक्स्ट है छाती में जलन। ये भी एक समस्या देखने को मिलती है, छाती में जलन जैसी। ऐसी समस्या प्रायः गर्भावस्था के दूसरे या अंतिम सप्ताह में होती है। जो ऐसी समस्या होती है वो गर्भावस्था के दूसरे अंतिम तिमाही में होती है, यानी कि मतलब 3 महीने बाद या 6 महीने बाद देखने को मिलता है ऐसी प्रॉब्लम। इसके उपचार हो तो निम्नलिखित उपाय आपका लाभकारी होते हैं। एक ही बार अधिक मात्रा में भोजन लेने की अपेक्षा थोड़ा थोड़ा 5 या 6 बार में खाएं। कहने मतलब एकदम से आप खाना ना खा करके थोड़े थोड़े मात्रा में खाना खाएं, या 5-6 बार खाना खाएं। थोड़ा खाना खाएं, उसके बाद 1 घंटे बाद फिर खाना खाएं, 2 घंटे बाद फिर खाना खाएं। ऐसे मतलब 5 या 6 बार में खाना थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, एकदम से खाना नहीं खाना चाहिए अगर आपको इस समस्या से बचना है तो। ठीक है, फिर है वायु विकार पैदा करने वाले मसालेदार चिकने भोजन से बचना चाहिए। अगर आपकी छाती में जलन हो रही है, तो आप चेस्ट में जलन हो रही है, तो क्या करना है? वायु विकार पैदा करने वाले मसालेदार चिकने भोजन से बचना चाहिए। कहने मतलब खूब आप तीखा या मिर्च मसाला वाला भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए और तेल वाले भोजन से भी बचना चाहिए, चिकने वाले भोजन से भी बचना चाहिए। खाने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए, खाने के तुरंत बाद भी सोना नहीं चाहिए। आप टहल लें, थोड़ा व्यायाम कर लें, एक्सरसाइज कर लिए, उसके बाद ऐसा आपको करना चाहिए। बहुत गर्म या बहुत ठंड तरल पदार्थ नहीं लेना चाहिए। कहने मतलब आप देखो, आप अगर बहुत ज़्यादा ठंडा पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्म पी रहे हैं, तो क्या होगा? आपको पेट में ठंडा गर्म जाएगा तो उससे बेबी को क्या होगा? थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा, गर्म और ठंडे के एहसास उसको फ़ील होगा। इसलिए क्या करना है, आपको ना तो ज़्यादा गर्म खाना खाना है और ना ही आपको ठंडा कोई कोल्ड ड्रिंक पीनी है। ठीक है, इससे क्या होगा? आपके बेबी के शरीर पर विकास पे क्या होगा? फ़र्क पड़ेगा। इससे ये भी देखने को मिलता है। शराब या सिगरेट से बचना चाहिए, क्योंकि गर्भवती तथा घर में पल रहे शिशु दोनों के लिए हानिकारक होता है। कहने मतलब अगर कोई माँ है वो मादक पदार्थों का सेवन करती है, नशीले पदार्थों का सेवन करती है, तो उससे उसको बचना चाहिए, क्योंकि अगर उसका सेवन करती है तो उसका साथ साथ उसके शरीर पे, साथ साथ उसके बेबी के शरीर पे भी फर्क पड़ता है। तो ये चीज़ दिखने को मिलती हैं। अब हम देखेंगे प्रसव जटिलताएँ क्या होती हैं, प्रसव के समय जटिलताएँ क्या होती हैं। प्रसव या अन्य जन्म से संबंधित जटिलताएं अल्पावधि या लंबे समय के लिए हो सकती हैं। जो प्रसव या जन्म से संबंधित जो जटिलताएं होती हैं वो लंबे समय के लिए भी हो सकती हैं और अल्प समय के लिए भी हो सकती हैं। ये जटिलताएं माता भ्रूण को लेकर हो सकती हैं तथा माता के भ्रूण अथवा दोनों के लिए घातक हो सकती हैं। कहने मतलब जो जटिलताएं हैं ये माता के भ्रूण के लेकर भी क्या हो गया? अत्यधिक घातक हो सकती हैं। इसमें क्या है? प्रसव या जन्म से संबंधित संभावित जटिलताएं निम्न हैं। आप परिपक्व प्रसव, कहने मतलब आप परिपक्व प्रसव यह है प्री मेच्योर बेबी। कहने मतलब कभी कि देखा होगा, जो देखो एक्चुअली में जब पढ़ने को मिलता है कि हाँ एक जो नॉर्मल बेबी पैदा होता है वो 9 मंथ में पैदा होता है, 9 माह में पैदा होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को आप पाए होंगे कि कभी कभी बच्चा 8 महीने में उसकी डिलीवरी हो जाती है, उसका जन्म हो जाता है। तो इससे इस स्थिति में क्या बोलते हैं?
प्री मेच्योर बेबी या अपरिपक्व प्रसव, क्या होगा, उसका जो 9th मंथ का पीरियड था लेकिन उसमें क्या हुआ, 8th मंथ में पैदा हो गया, 8th मंथ में बेबी का बर्थ हो गया, तो उसे कहते हैं अपरिपक्व प्रसव। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बच्चे को NICU में रखा जाता है, ठीक है, और ICU में अडल्ट को रखा जाता है, यानी वयस्क को रखा जाता है। तो वहाँ को बच्चों को होते हैं NICU में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका प्री मेच्योर बेबी है, उसका सही से विकास नहीं हो पाया है। गर्भनाल से संबंधित बीमारियाँ, जो गर्भनाल होती है उससे भी संबंधित बीमारियाँ हो जाती हैं। बच्चे की गलत स्थिति की प्रस्तुति, कहने का मतलब कभी कभी बच्चा जो होता है वो उल्टा होता है, गर्भाशय में उल्टा होता है, ठीक है, जो स्थिति होती है उसकी उल्टा होती है, ऐसी स्थिति में भी प्रसव संबंधी बीमारियाँ हो जाती है। फिर कंधे न निकलने के कारण बच्चे के जन्म में रुकावट या डिस्टोकिया हो जाती है, कहने मतलब बच्चे के जब उसका बर्थ होता है तो उसका पहले सर निकलता है, ठीक है, और कभी कभी उल्टा, जब बेबी जब उल्टा आता है तो उसके पैर निकलते हैं बाहर, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, गर्भ का उल्टा पाया जाता है। तो इसी स्थिति में जब बच्चे के जन्म में रुकावट उत्पन्न होती है अगर उसके कंधे चौड़े हैं। जन्म चोटें क्या होती हैं, बर्थ इंजुरीज, 37वें सप्ताह से पहले प्रसव की संभावना के अपरिपक्व प्रसव कहते हैं। इससे निम्नलिखित लक्षण शामिल होते हैं, कहने मतलब 37 वीक होता है, अगर इससे पहले बच्चा बेबी पैदा हो गया तो उसे अपरिपक्व प्रसव कहते हैं, प्री मेच्योर बेबी कहते हैं। इसमें क्या लक्षण है, पीठ के निचले भाग में दर्द और दबाव होता है, नितंबों पर दबाव होता है, योनि से पानी जैसा गुलाबी तथा भूरा स्राव होता है, ठीक है, माहौरी जैसे कैंपरस, घबराहट, डायरिया, बदहजमी होती है, योनि की मेम्ब्रेन का फटना। ये सब देखो लेडीज़ की प्रॉब्लम होते हैं, ये हम आपको डिसाइड करने से, आपको बताने से पहले आप इसको पढ़ लिए हैं, अच्छे से जान गए हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा है रज्जुभ्रंश, इसमें क्या है, कोर्ड प्रोलैप्स, गर्भनाल की असामान्य स्थिति से संबंधित अपतकल स्थिति है। यदि भ्रूण की झिल्ली क्षतिग्रस्त हो चुकी है तो शिशु के प्रस्तुति भाग प्रेजेंटिंग पार्ट के साथ गर्भनाल भी दिखाई दे रहा है तो यह स्थिति रज्जुभ्रंश कहलाती है, ठीक है। ये अगर जो झिल्ली होती है भ्रूण की वो अगर क्षतिग्रस्त हो जाती है तो क्या होगा, गर्भनाल की जो गर्भनाल है वो भी दिखाई देगी और रज्जुभ्रंश कहलाती है। फिर इस स्थिति में तुरंत डिलीवरी की जानी चाहिए तथा इसके लिए सिजेरियन डिलीवरी अधिक सर्वाधिक उपाय है। कहने का मतलब जब बेबी ऐसी सिचुएशन में होता है तो वहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन करने पड़ेगा, ठीक है, तो वहाँ पे छोटा या बड़ा ऑपरेशन करते हैं कि यहाँ आपको छोटा ऑपरेशन करना पड़ेगा, बड़ा ऑपरेशन करना। ये विधि ऑपरेशन के लिए सही मानी जाती है, जच्चा बच्चा दोनों के लिए, क्योंकि अगर ऑपरेशन नहीं होगा, बेबी बर्थ नहीं हो पा रहा है सही से उसकी स्थिति नहीं है, तो वहाँ पर सिजेरियन होता है, वहाँ पर उसका जो होगा ऑपरेशन होगा। सुना भी होगा कि फलाने के लड़के की बड़े ऑपरेशन से लड़का हुआ या लड़की हुई है, ऐसा सुनने को भी मिलता है। तो वो क्या होगा, उसकी जो बच्चे की स्थिति थी वो सही नहीं थी, इसलिए वहाँ पर ऑपरेशन करना पड़ा, सिजेरियन करना पड़ा। गर्भाशय का उल्टापन, ये मैंने मतलब गर्भाशय का उल्टापन होता है, प्रसव की तृतीय अवस्था में उत्पन्न होने वाली जटिलता जिसमें गर्भाशय अंदर की ओर मुड़ जाता है, जो गर्भाशय होता है वो अंदर की तरफ मुड़ जाता है, इससे भी प्रॉब्लम होती है। फिर इसका मुख्य लक्षण क्या है, रक्तस्राव या हीमोरेज, जिसकी मात्रा 800-1800 मिली तक होती है। जो हेमरेज होता है उसकी जो मात्रा होती है 800-1800 ml तक होती है। ऐसी अवस्था में प्रसव आरंभ होने से पूर्व रोगी की रक्त जांच जानी चाहिए तथा प्रसव के दौरान अपराह निष्कासन के पश्चात 2 ml एग्रोमेट्रियो IV देनी चाहिए। कहने मतलब है क्या होगा, उस स्त्री का अत्यधिक प्रसव के आरंभ रक्त की, मान लो अगर स्त्री का प्रसव होना है, डिलीवरी होनी है, तो क्या करना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को रक्त की जाँच करवाना चाहिए कि शरीर में उनके रक्त की कमी तो नहीं है, कि हाँ डिलीवरी के समय रक्त ज़्यादा बह जाए तो उसकी तथा मौत भी हो सकती है। एक सर्वे के अनुसार ये बताया गया है कि अगर बर्थ के समय जो लेडी की मौत होती है और अधिक रक्तस्राव से होती है, अत्यधिक रक्त बह जाने से उसकी मौत तक हो जाती है, ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। जन्म से जुड़ी चोटों के बारे में प्रायः प्रत्यक्ष चेहरे और एब्जियोमेटी शामिल भी होती है। जन्म से जुड़े चोटों में प्रायः प्रत्यक्ष चेहरे और एब्जियोटॉमी भी शामिल होती है। आंतरिक ऊतक में कट लगना और श्रेणी की ढांचों की तंत्रिकाओं को नुकसान यदि एक अनुपात से अधिक हो जाए तो अन्य समस्याओं को जन्म दे सकता है, जैसे गर्भाशय का अपने स्थान से खिसक जाना, मलमूत्र के विसर्जन पर नियंत्रण रहना और यौन रोग भी देखने को मिलते हैं इन सब चीज़ों के लिए। अब देखेंगे प्रासंगिक ऑपरेशन क्या होता है। गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान असमानताओं जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए गर्भवती स्त्री और उसके शिशु के स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा हेतु कई तरह के ऑपरेशन की आवश्यकता हो, जिनमें कुछ निम्नलिखित हैं। कहने मतलब कभी कभी ऐसा होता है जच्चा बच्चा दोनों को बचाने के लिए डॉक्टर क्या कहते हैं, ऑपरेशन करते हैं कि हाँ अगर बेबी बर्थ सही से नहीं हो पा रहा है तो वहाँ ऑपरेशन करना पड़ता है। ये सब चीज़ें क्या है, ये भी एक प्रकार की समस्या होती है। ऑपरेशन कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत कठिन चीज़ होती है। महिलाओं का दर्द अब हम क्या बताएं, एक महिलाएं ही समझ सकती हैं और पुरुष को भी समझना चाहिए, सहयोग करना चाहिए उसमें कि हाँ खुश माहौल में रखें गर्भवती महिलाओं को, ठीक है।
ये सब चीज़ों से देखना चाहिए। अब देखिए सिजेरियन सेक्शन क्या होता है। गर्भाशय को चीरकर शिशु को सुरक्षित निकालना सिजेरियन सेक्शन सिजेरियन ऑपरेशन कहलाता है। कहने का मतलब है कि गर्भाशय की जो होता है उसको चीर कर, स्टमक के ऊपर गर्भाशय होता है वहाँ पर उसको चीरा लगाकर ऑपरेशन करते हैं, बेबी को निकालते हैं। ऐसा क्या होता है, सिजेरियन ऑपरेशन कहलाता है। इस ऑपरेशन की आवश्यकता तब पड़ती है जब सामान्य प्रसव नहीं कराया जा सकता। कहने का मतलब जो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती तो वहाँ पर ऑपरेशन करवाना पड़ता है डॉक्टर के द्वारा। तो डॉक्टर जब नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते हैं तो वहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है। तो ये भी एक प्रकार के सिजेरियन ऑपरेशन होता है। जैसे गर्भावस्था मुख अवरुद्ध होना, गर्भावस्था में शिशु की तिरछी स्थिति या पैर के बल होना, कभी सिजेरियन ऑपरेशन से खतरा भी उत्पन्न हो जाता है। विशेषकर सिजेरियन तब जब ऑपरेशन के बाद स्त्री को ठीक से देखभाल ना हो। कहने मतलब अगर किसी स्त्री का ऑपरेशन हो गया, सिजेरियन हो गया और उसकी सही से देखभाल नहीं हुई तो वहाँ पर तमाम प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। इस प्रकार क्या है, उस स्त्री की सही से देखभाल करना चाहिए, अच्छे से उसका ख्याल रखना चाहिए ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। फिर फोर्सेप्स डिलीवरी, इसमें क्या होता है, सामान्य प्रसव न होने की स्थिति में एक प्रकार के यंत्र संसी से प्रसव कराया जाता है जिसे प्रसव संसी या ऑब्स्टेकल फोर्सेप्स कहते हैं। इसमें संसी की सहायता से शिशु का सिर आसानी से पकड़कर बाहर निकाला जाता है। कहने मतलब जो आपने प्लास देखा होगा, प्लार इस प्रकार का कुछ होता है, एक संसी होती है, तो इसमें बेबी का होता सर पकड़ के इसको दबाएंगे, उसको बाहर खींचा जाता है बाहर। तो क्या होगा, ये प्रकार का जो बोलता है फोर्सेप्स डिलीवरी, यानी फोर्स लगाकर डिलीवरी करवाई जा रही है, यानी बच्चे का सर पकड़कर बाहर निकाला जा रहा है, उसका बर्थ करवाया जा रहा है। तो ऐसे में क्या बोलते हैं, फोर्सेप्स। और जो क्रिया होती है वो संसी द्वारा की जाती है। कहने मतलब एक स्टूल होता है, ऐसे घर में आपने देखा होगा प्लास, ठीक है, प्लास को जो फैलाएंगे तो उसका मुख खुल जाता है और उसी मुख में बेबी का क्या होगा, सर दबा के बाहर निकाला जाता है। तो ये प्रकार क्या होगा, ये संसी द्वारा किया जाता है, एक प्लास के द्वारा, प्लायर के द्वारा ऐसा देखने को मिलता है। अब है वैक्यूम एक्सट्रैक्शन, इसमें क्या होता है, यह एक सक्शन एक्सट्रैक्शन है विधि है जिसमें 1954 में स्वीडन माल्ट स्टोरम ने शुरू किया था। इसमें एक कप के आकार का औजार लेकर बच्चे के सिर पर फिट किया जाता है, फिर मशीन द्वारा उसमें हवा निकालकर कप की सहायता से बच्चे के सिर कतर को बाहर। इसमें वैक्यूम क्लीनर देखा होगा घर में कि वैक्यूम क्लीनर होगा घर की सफाई करने के लिए, देखो बहुत तेज़ी से क्या होगा, हवा अंदर इंसर्ट करता है, जो घर की आपकी गंदी चीज़ें होते हैं अंदर चली जाती हैं वैक्यूम क्लीनर के द्वारा। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, वहाँ पर आमिर खान जो होता है वो वैक्यूम क्लीनर के द्वारा ही जो करीना कपूर है शायद उसकी डिलीवरी करवाता है, ठीक है। तो क्या होगा, वहाँ वैक्यूम क्लीनर के द्वारा डिलीवरी करवाई जाती है। उसमें ये होता है एक कप जैसा, ऐसे कप को बता रहे हैं, ऐसे कप जैसा एक होता है और इसमें एक वायर लगा होता है और इसमें बच्चे का सर आ जाता है और जब हवा इसमें अंदर से बाहर की ओर जाती है तो सक्शन होता है, मतलब शक होता है, हवा के द्वारा बच्चे को बाहर खींचा जाता है, एक प्रकार का फोर्स लगाया जाता है। हो गया वैक्यूम एक्सटेंशन। अब है सिम फिजियोटोमी, इसमें क्या होता है, यह ऑपरेशन ऐसे स्थिति में किया जाता है जब थोड़ी सी सेप्लो श्रेणी विषमता हो और सिजेरियन सेक्शन करने की सुविधा न हो। कहने मतलब वहाँ ऑपरेशन भी नहीं हो पाता है और सेप्लो श्रेणी विषमता होती है। जब ये दो विषमताएँ होती है तो वहाँ पर सिम फिजियोटोमी की जाती है। क्या, सिम फिजियोटोमी की जाती है। अब एपिजियोटोमी में क्या होता है, यह लेबर की दूसरी अवस्था है के समय स्त्री के पेरिनियम भाग पर जानबूझकर लगाया जाने वाला चीरा है। इसका प्रयोग प्रयास सामान्य प्रसव को आसान करने में किया जाता है। ये कहने मतलब एक प्रकार की सेकंड स्टेज होती है, इसमें जो पेरिनियम होता है उसको जानबूझ पर कट लगाया जाता है। कहने मतलब उसका पे एक चीरा लगाया जाता है और उसमें फोर्स लगाकर बेबी को बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रकार की कुछ समस्याएं होती हैं, डिलीवरी से लेकर समस्याएं होती हैं, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान भी समस्याएं होती हैं, ये छोटी मोटी समस्याएं जो होती हैं गर्भावस्था के दौरान समस्याएं देखने को मिलती हैं। ये छोटा सा वीडियो था, अगर आप देखो पहला आप इसका पहला 1 पढ़ेंगे 24 पार्ट का, उसके बाद 25 पार्ट पढ़ेंगे तो अच्छे से जान पाएंगे। अब हम इसके आगे जो टॉपिक करवाएंगे MCQ टाइप क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप उसको पढ़ना। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। धन्यवाद, शुक्रिया।